जो देश तकनीक की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में जरा भी पीछे रहेंगे, रिसर्च में पीछे रहेंगे, उनका भविष्य है नहीं। मेरिट आमतौर पर जन्मजात नहीं होती, उनकी हर पीढ़ी में योग्यता और अमीरी पैदा होती रहेगी। हर पद, सम्मान आदि का वितरण केवल और केवल मेरिट के बेस पर होता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा योग्य है उसको उतना ऊंचा पद मिले, उसको उतना ज्यादा सम्मान मिले। इस सिस्टम को बोलते हैं मेरिटोक्रेसी, जिसमें मेरिट के अलावा किसी भी और बेस को ध्यान रखकर फैसले नहीं किए जाते। ऐसा सिस्टम शायद दुनिया में कहीं भी एग्जैक्टली है नहीं, एक कल्पना है कि ऐसा सिस्टम हो सकता है। और जिन देशों में इसके आसपास का सिस्टम हो सकता है, अमेरिका को मान सकते हैं। अमेरिका, बल्कि 1954 से पहले वाला अमेरिका जो था, वो ये क्लेम ज्यादा कर सकता था कि मेरिटोक्रेसी वाले सिस्टम है। 1954 के बाद से तो वहां भी अब सोशल जस्टिस वाला स्टेप काफी ज्यादा होता है। मेरिटोक्रेसी क्यों अच्छी है? जो इसके समर्थक हैं उनके तर्क भी बहुत ठोस कुछ मामलों में है। मेरिटोक्रेसी के पक्ष में पहला तर्क ये होता है कि जब आपको ग्लोबल कंपटीशन करना हो, अब मैं पूरे देश को ध्यान रख के बात कर रहा हूं, कंपटीशन हो गया है ग्लोबल किस्म का। चीन तो हमें इस आधार पे छोड़ दे देगा कि भाई आपका सामाजिक न्याय चल रहा था। वो तो सीधे सीधे कहेगा कि अगर आप हमसे कॉम्पीट कर सकते हैं तो कीजिए, वरना अपने आप को पिछड़ा देश मानने को तैयार हो जाइए। अब ग्लोबल कंपटीशन है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही सारी डेवलपमेंट्स टिकी हुई हैं। कोई स्टार्टअप करना हो, कुछ करना हो, कोई ऐप डेवलप करनी हो, सोशल या टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म डेवलप करना हो, डिफेंस की बात हो, स्पेस की बात हो, भविष्य किस चीज से तय होगा किसी देश का कि डिफेंस में आप कैसे हैं, स्पेस रिसर्च में कैसे हैं। और अभी कोरोना के बाद क्या समझ में आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च में आप कैसे हैं। इन चीज़ों से तय होगा कि भविष्य हमारा कितना मजबूत है। हम इस लेवल के कंपटीशन में, जहां कहा जा रहा है कि चीन की लेबोरेटरी से वायरस निकला, कल को कितने खतरनाक वायरस निकल सकते हैं, इसकी तुलना में ज्यादा मारक वायरस निकल सकते हैं। और कोई देश अगर खतरनाक मूड में आ ही जाए, अमेरिका, रूस या चीन जैसा देश जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च बहुत उन्नत स्तर की है, मतलब कल्पना कीजिए कि अमेरिका ठान ले किसी देश को खत्म करना है, उसके लिए कितना आसान है कि वो एक वायरस को डेवलप करे और उस वायरस में ऐसी क्षमताएं हो कि बहुत तेज फैलता हो, तुरंत मारता हो इंसान को, और पहले उस वायरस का वैक्सीन बना के अपनी पूरी आबादी को लगवा दे। और उसके बाद ये कहे भाई हमारे पास कुछ ऐसे वायरस हैं जो युद्ध के समय हमें इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। हम अपनी पूरी आबादी को और नाटो कंट्रीज की आबादी को और जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उन सब की आबादी को वैक्सीन देंगे ताकि वो लगवा लें, ताकि किसी भी युद्ध में उनको नुकसान ना हो। और फिर कोई युद्ध हुआ तो उसे क्या करना है? उस वायरस को छोड़ देना है। अमेरिका की आबादी बची रहेगी क्योंकि उनको पहले से वैक्सीन मिला हुआ है। और जिस देश को मारना है अगर वहां वायरस छोड़ दिया तो पता लगा कि 7 दिन में, 10 दिन में पूरा देश साफ हो गया। ये सब कल्पनाएं लग रही हैं, लेकिन आज से 100 साल बाद के युद्धों का लेवल यही होने वाला है, जहां युद्ध में विकसित देशों की सेनाओं में कोई मनुष्य नहीं होगा, उनकी सेनाओं में केवल रोबोट्स होंगे और वो रोबोट्स कंट्रोल्ड होंगे उनके जो वॉर रूम है टेक्नोलॉजी का, वहां से। और वो एक एक रोबोट किसी कमजोर देश के 100 सैनिकों को भारी पड़ने वाला है। ड्रोन से युद्ध होंगे, दिखेगा ही नहीं कहां से हमला हुआ है। और जब इस देश को ठीक से मारना होगा, जनता को मारना होगा, तो केमिकल वेपन्स होंगे, बायो वेपन्स होंगे। भविष्य इतना खतरनाक है कि जो देश तकनीक की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में जरा भी पीछे रहेंगे, रिसर्च में पीछे रहेंगे, उनका भविष्य है नहीं। और आज भी अमेरिका और चीन या इंग्लैंड, इन सब से टक्कर लेना हमारे लिए बहुत आसान नहीं है। अगर लेनी है टक्कर तो मेरिट पे जाना होगा, और मेरिटोक्रेसी इस सेंस में बेहतर व्यवस्था है। मेरिटोक्रेसी के समर्थक इस तरह की बातें कहते हैं। मेरिटोक्रेसी को लेकर दिक्कतें क्या क्या है, मैं आपको 1-2 दिक्कतें समझाता हूं ताकि आप समझें कि मेरिट और सोशल जस्टिस के बीच का संबंध क्या है। एक समस्या विशियस सर्कल।
मैं आपको समझाता हूं कि विशियस सर्कल क्या होता है। देखिए, विशियस सर्कल के लिए हिंदी में शब्द होता है दुष्चक्र। और यदि आपने यूपीएससी की तैयारी कभी भी की है या इकोनॉमिक्स कहीं भी पढ़ी तो आपने गरीबी का दुष्चक्र पढ़ा होगा। मैं उसी तरह के दुष्चक्र की बात आपसे कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए एक आदमी अमीर आदमी है, ठीक है। अमीर आदमी का बच्चा हुआ, मान लीजिए ए नाम का। ए को जीवन में सुविधाएं कैसी मिलेंगी? अच्छी मिलेंगी, खराब मिलेंगी? तो अच्छी ही मिलेंगी। तो ए को जब सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो ये अपने आप में एक योग्य व्यक्ति, एबल व्यक्ति हो जाएगा। और क्योंकि योग्यता का ज्यादा हिस्सा तो माहौल से, सुविधाओं से, अच्छे टीचर मिले या नहीं, अच्छी किताबें मिली या नहीं, अच्छा माहौल मिला या नहीं, इससे होता है। आईक्यू का एक हिस्सा होता है, लेकिन ज्यादा बड़ा हिस्सा यह है कि उस व्यक्ति को एनवायरनमेंट कैसा मिला। अब क्योंकि ये बच्चा एबल हो जाएगा, इसलिए इसकी इनकम, ये किसी ना किसी ऐसे काम में जाएगा जहां इसकी इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी तो ये बच्चा रिच हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि अपने पिता की तुलना में ज्यादा रिच हो जाए। मैं ऐसा करता हूं कि इसको, सर्कल को यहां बनाने के बजाय ऐसे कर देता हूं। अब ये सर्कल पूरा हो गया। अमीर का बच्चा योग्य हो जाएगा क्योंकि उसको सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं मिलने से योग्य हुआ, योग्य होगा तो अच्छा काम कर लेगा, इस वजह से उसकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो फिर से अमीर हो जाएगा। और इसलिए अमीर घरों में अमीरी का दुष्चक्र बना रहेगा। वो उसको दुष्चक्र नहीं कहेंगे, वो इसको अच्छा चक्र कहेंगे, लेकिन एक सामान्य बात। अब इसका विपरीत देखिए कि एक व्यक्ति गरीब है, पुअर है, गरीब घर में पैदा हुआ है। फिर बाद में उसका एक बेटा हुआ ए नाम का। क्योंकि ए गरीब है इसलिए उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बचपन से उसको काम करना पड़ेगा। किसी चाय की दुकान पे उसको छोटू बन के चाय बेचनी पड़ेगी, पढ़ने का तो मौका मिलेगा ही नहीं। और इस वजह से ये बच्चा बहुत एबल नहीं हो पाएगा। ये आप कह सकते हैं कि अनेबल किस्म का बच्चा, अयोग्य किस्म का बच्चा होकर रह जाएगा। और जब ये अनेबल हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि इसको अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, और इसलिए इसके इनकम का लेवल बहुत कम रहेगा। जब इनकम का लेवल कम रहेगा तो ये जिंदगी भर गरीब रहेगा। और फिर ये गरीब रहेगा, फिर इसका बच्चा वो गरीब, उसका बच्चा फिर वो गरीब होगा। एक आध बच्चा संयोग से इस दुष्चक्र को तोड़ देगा, अखबारों में बड़ा बड़ा छपेगा उसके बारे में, और लोग ये भरोसा कर लेंगे कि गरीबी से हर व्यक्ति लड़ सकता है, जबकि ये बात सही नहीं है। गरीबी से लाखों में, हजारों में एक आध व्यक्ति लड़ पाता है, कुछ ही व्यक्ति लड़ पाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरिट आमतौर पर जन्मजात नहीं होती है। मेरिट का ज्यादा बड़ा हिस्सा माहौल से आता है। और क्योंकि समुदाय में, समाज में बराबरी नहीं है, इसलिए जो लोग बेहतर स्थिति में हैं उनकी हर पीढ़ी में योग्यता और अमीरी पैदा होती रहेगी। और मेरिटोक्रेसी के नाम पर दरअसल जो प्लूटोक्रेसी होती है, जो समाज के अमीर लोग हैं उनका शासन होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और गरीब लोगों को या पिछड़े व्यक्तियों को अयोग्य कह कहकर हर पीढ़ी में हम खारिज करते रहते हैं। इसलिए मेरिटोक्रेसी दरअसल मेरिटोक्रेसी ना होकर के प्लूटोक्रेसी है, अमीरों का साम्राज्य है। क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं इसलिए वो ज्यादा योग्य अपने आप को साबित कर लेते हैं। ये एक तर्क है जो मेरिटोक्रेसी के विरोध में दिया जाता है। दूसरी बात क्या थी कि मेरिटोक्रेसी की प्रॉब्लम यह है कि मेरिट अपने आप एक सोशल प्रोडक्ट है। महात्मा गांधी ने यह बात कही, कार्ल मार्क्स ने यह बात कही, कॉडवेल ने यह बात कही, बहुत महान महान चिंतकों ने यह बात कही है कि जो मेरिट है, इसे मैं अगर एक कंसेप्ट के रूप में समझाऊं, एक प्रश्न ये होता है कि जब मैं कहता हूं कि मेरी मेरिट है तो मेरे पास मेरिट कहां से आई, योग्यता मेरे पास कहां से आई। योग्यता के दो ही सोर्सेज हो सकते हैं कि या तो मेरे
जीन ऐसे हैं, आनुवांशिक कारण ऐसे हैं, या फिर मुझे एनवायरनमेंट ऐसा मिला। साइकोलॉजी में माना जाता है कि हमारा व्यक्तित्व जो है या हमारी जो योग्यता है वो कुल मिला के हमारे जीन्स और हमारे एनवायरनमेंट की क्रिया प्रतिक्रिया, इंटरेक्शन का ही एक रिजल्ट है और कुछ नहीं। अब मेरे जीन्स कितने अच्छे हैं ये मैं तय नहीं करता हूं, ये मुझे संयोग से मिलते हैं, बाई चांस मिल जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स के जीन्स अच्छे थे, या मेरे दादा या दादी या नाना या नानी या उनके पीछे के, और कहीं से संयोग से मुझे कोई अच्छा जीन मिल गया। और दूसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब एक होता है कि आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समृद्ध हैं, कितने लचीले हैं, कितना समझते हैं चीज़ों को। फिर आप जिस फैमिली में हैं, जॉइंट फैमिली की बात अगर करें, फिर आप जिस समुदाय में हैं, कम्युनिटी में हैं, उस कम्युनिटी में माहौल कैसा रहता है। वहाँ दिन भर पढ़ाई की बातें होती हैं, ये लड़ाई की बातें होती हैं। वहाँ फिल्मों की बातें होती हैं या नॉलेज की बातें होती हैं। वहाँ सपना देखने की बातें होती हैं या किसी तरह से काम चलाने की बातें होती हैं। फिर आपको जो स्कूल मिला, जो कॉलेज मिला, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिले, वो कैसे थे, वहाँ के टीचर्स कैसे थे, वो कितना अच्छे से बात करते थे, कितना सपोर्ट करते थे। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं, जिनमें कुछ भी चीज़ हो सकती है, ट्यूशन से लेकर अच्छे दोस्त जो आपको सपोर्ट कर सके, वो सब, इन सब चीज़ों के मिलने से प्लस आपके जीन्स, इन सब से मिलती है आपकी मेरिट बनती है। कार्ल मार्क्स ने, महात्मा गांधी ने कितना बढ़िया कहा कि जिसको कोई व्यक्ति अपनी मेरिट कहता है, उसके बनने में उसकी अपनी भूमिका जीरो होती है। जीन उसके अपने नहीं है, बाई चांस उसे मिल गए हैं। उसमें वो क्या दावा कर सकता है कि मैंने क्या महानता की थी कि मुझे वो जीन मिल गए। और इसी प्रकार से जीन्स अपने आप में क्या कर लेंगे, ज्यादा बड़ा योगदान तो माहौल का है। और माहौल जो उसको पूरा मिलता है, ये पूरा का पूरा सोसाइटी से मिलता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बहुत मेरिटोरियस हूं तो मेरे मेरिट के निर्माण में समाज की बड़ी भूमिका है। और यदि मेरी मेरिट के निर्माण में समाज की बड़ी भूमिका है, तो मेरी मेरिट से पैदा होने वाले फायदों में समाज की बड़ी भूमिका क्यों ना हो। मैं ये कैसे क्लेम कर लूं कि मेरी मेरिट से सारे फायदे मुझे ही मिलने चाहिए, समाज को नहीं मिलने चाहिए, या मेरी मेरिट की कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं है, केवल उसके अधिकार हैं। और इस वजह से जो सामाजिक न्याय के समर्थक चिंतक हैं, उनका मानना है कि मेरिटोक्रेसी बहुत ठोस विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरिटोक्रेसी में कुछ लोगों के हाथ में पीढ़ी दर पीढ़ी सुविधाएं रहती हैं और अधिकांश समाज मुख्य धारा से इतना कट जाता है, तो तकनीकी विकास भले हो जाएगा, किंतु समाज में इतनी अशांति फैल जाएगी, समाज में इतनी अराजकता हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश समुदाय ये महसूस करेंगे कि उनकी हिस्सेदारी है ही नहीं। और जब किसी समुदाय को ऐसा लगता है कि हिस्सेदारी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चीज़ों को बहुत आसानी से ग्रहण नहीं करता, वो विरोध करता है, विद्रोह करता है, अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। तीसरी और अंतिम बात सब्जेक्टिविटी। इस पर अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, संक्षेप में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दुनिया भर में ऐसा मानते हैं कि मेरिट का सही इवैल्यूएशन करना ऑब्जेक्टिव तरीके से आसान नहीं है। हम कितना भी ऑब्जेक्टिव हो जाएं, उसमें किसी न किसी मात्रा में सब्जेक्टिविटी रहती है। इसलिए अमेरिका में ऐसे रिसर्च बहुत सारे हुए कि IQ टेस्ट में हमेशा श्वेत बच्चे बेहतर परफॉर्म करते थे। और उसकी बाद में एक बड़ी वजह क्या समझ में आई कि IQ टेस्ट बनाने वाले भी सारे श्वेत होते थे। तो वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह का लॉजिक यूज करते हैं, पेपर बनाने वाला उसी कल्चर से है, तो उसका टेस्ट भी वैसा बनता था जैसे में उसी के समुदाय के बच्चे ज्यादा स्कोर करते थे। इसलिए एक डिबेट ये भी है कि मेरिट का अंततः फैसला कैसे होगा, क्योंकि मेरिट अपने आप में एक बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म का प्रोसेस माना जाता है।